गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने चीन की तरह एक नई रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है। यह घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की। शहबाज ने बताया इसका नाम आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड होगा। यह चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स की तर्ज पर बनाई गई एक नई मिलिट्री यूनिट होगी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइल हमलों से पहुंचे नुकसान को देख कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तान के इस कदम से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। सेना का मानना है कि पाकिस्तान का यह कदम उसकी सेना का पुनर्गठन है, जिसके लिए वो पहले से कोशिश कर रहा था। इसे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बिगड़ने की भी आशंका है, क्योंकि पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स आक्रामक रणनीतिक हितों को साधने के उद्देश्य से गठित की गई है। ऐसे में भारत की को भी इसकी काट के लिए खुद को तैयार करना होगा। इस कारण दक्षिण एशिया में न सिर्फ हथियारों की रेस बढ़ सकती है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड में पारंपरिक मिसाइल और रॉकेट सिस्टमों के लिए खास यूनिट के तौर पर तैनात किया जाएगा। यह एक इंटीग्रेटेड कमांड के तहत बैलिस्टिक क्रूज और यहाँ तक कि चीन से खरीदे गए हाइपरसोनिक हथियारों की कमान संभालेगा। पाकिस्तान समर्थक सैन्य विशेषज्ञों ने इसे सेना के समर्थन के लिए एक गेम चेंजर करार दिया है। उनका मानना है कि इस रॉकेट फोर्स के बनने से पाकिस्तान की सुरक्षा में कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान इन दिनों अपने शस्त्रागार को बढ़ाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। इसके लिए उसने चीन से बड़ी मात्रा में नए हथियारों की खरीद भी की है। इनमें 40 J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, KJ-500 पूर्व चेतावनी विमान, HQ-9 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली जैसे सिस्टम शामिल हैं। ऐसी संभावना है कि HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली का संचालन भी पाकिस्तान के रॉकेट फोर्स के हाथों में ही होगा। पाकिस्तान कंगाली के कगार पर खड़ा, पर इस देश के खजाने में 2 महीने की सप्लाई के लायक भी पैसे नहीं बचे हैं। इसके बावजूद हथियारों की खरीद में काफ़ी आगे है। पाकिस्तान की इस हरकत के कारण दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बिगड़ रहा है। लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइल हथियारों पर नियंत्रण को केंद्रीकृत करके पाकिस्तान की कोशिश भारत की एयर डिफेंस, हवाई अड्डों और सेंटरों में हमले करने और बड़े सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ये एक और बार अमेरिका के बारे में बात करें। अमेरिका ने एक बार फिर भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में युद्ध विराम पर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सहमति नहीं बनती है तो हम भारत पर शुल्क बढ़ा देंगे। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर सेकेंडरी टैरिफ बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि टैरिफ पर फैसला शुक्रवार को अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा। बेसेंट ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा, हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाया है। मुझे लगता है कि अगर हालात ठीक नहीं रहे तो प्रतिबंध या टैरिफ और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। अमेरिका का कहना है कि भारत पर टैरिफ लगाने से रूसी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और पुतिन पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शुक्रवार 15 अगस्त को बैठक होनी है। इससे यूक्रेन में 3 साल से ज़्यादा समय से चल रहे युद्ध को रुकने की उम्मीद बढ़ी है। ट्रंप और पुतिन के अलास्का में होने वाली अहम बैठक पर दुनिया की नज़र है। हालांकि अमेरिकी नेताओं की ओर से अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अलास्का में पुतिन के साथ अपनी मुलाकात से पहले ट्रंप यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने पहले कहा था कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं हुआ तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब उनके वित्त मंत्री ने भारत को धमकाने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन से आमने सामने मुलाकात के बाद भी वो शायद उन्हें यूक्रेन में सीज फायर के लिए राजी न कर पाए। ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के बीच जमीन की अदला बदली का जिक्र किया है। माना जा रहा है कि पुतिन की मांग के मानते हुए ट्रंप यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस का दावा मान सकते हैं। इसको लेकर यूरोप और यूक्रेन के नेताओं में एक बेचैनी भी देखी जा रही है। एक और बार अमेरिका के बारे में बात करें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेसिडेंट शुक्रवार को जब मिलेंगे तो दुनिया की नज़र इस बैठक पर टिकी होगी। इसी बैठक से तय होगा कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध क्या मोड़ लेगा। इस बैठक के साथ साथ मीटिंग की जगह भी काफ़ी खास है। अमेरिका के बर्फीले सैन्य अड्डे को इस मीटिंग के लिए तय किया गया है। ट्रंप और पुतिन शुक्रवार को अलास्का के एलेमडॉफ रिचर्डसन अड्डे पर आमने सामने बैठेंगे। अलास्का में एंकोरेज के पास स्थित यह अड्डा अमेरिकी वायुसेना, थल सेना, नौसेना और मरीन कोर के सैनिकों के साथ साथ राष्ट्रीय रक्षकों और रिजर्व बलों से भरा है। करीब 32,000 से ज़्यादा सैन्य कर्मी और उनके परिवार इस बेस में रहते हैं। अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकोरेज में ग्रिजली भालू, मूस और भेड़ियों की बड़ी तादाद है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अनुसार शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका की रक्षा में एलेमडॉफ रिचर्डसन अड्डे ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दसन के मुताबिक व्हाइट हाउस किसी रूसी नेता को अमेरिकी सैन्य अड्डे में देखना नहीं चाहता था, लेकिन कोई और विकल्प नहीं देखकर इसे चुना गया। एलेमडॉफ रिचर्डसन को कथित तौर पर अलास्का में एकमात्र ऐसी जगह है जिसे इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए आवश्यक सुरक्षा स्तर पर बंद किया जा सकता है। एक किले की तरह है। एलेमडॉफ रिचर्डसन में विश्व नेताओं की पहली महत्वपूर्ण बैठक नहीं है। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने जापान के सम्राट हिरोहितो के साथ यहाँ 30 मिनट की ऐतिहासिक चर्चा की थी।
आइए बात करें दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य शीर्ष नेताओं का स्वागत करते हुए जल निवेश पर एक नई वैश्विक पहल की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और अन्य विश्व नेताओं को जल निवेश पर वैश्विक दृष्टिकोण परिषद सदस्य के रूप में आमंत्रित किया है, जो सभी के लिए सुरक्षित जल सुनिश्चित करने के लिए G20 की एक पहल है। रामाफोसा ने केप टाउन में अफ्रीका वाटर इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि जल निवेश अब जलवायु और वित्तीय चर्चाओं में उपेक्षित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे केंद्र में लाना होगा। यह पहल G20 के तहत शुरू किए गए ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए सुरक्षित जल सुनिश्चित करना है। रामाफोसा ने केप टाउन में अफ्रीका वाटर इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह परिषद अफ्रीका वाटर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को वैश्विक स्तर पर विस्तार देगी। उन्होंने कहा जल निवेश को न सिर्फ प्राथमिकता दी जाए, बल्कि इसे ट्रैक किया जाए और वित्त पोषित किया जाए। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य G20 संयुक्त राज्य बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर जल निवेश की प्रगति को ट्रैक करना और वार्षिक रिपोर्ट जारी करना है। रामाफोसा ने परिषद के सदस्यों में पीएम मोदी के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनालियो लूला ड सिल्वा, मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउम, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नाम घोषित किए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और अफ्रीकी देशों के कई नेता भी इसमें शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य जल को 76वें वैश्विक राजनीतिक और वित्तीय एजेंडे में शामिल करना है, जिसमें G20, COP30 और 2026 के संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन तक इसे प्राथमिकता देना शामिल है। सम्मेलन में एक घोषणा पत्र भी पारित हुआ, जिसमें जल क्षेत्र में निवेश बढ़ाने, सुशासन को मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का संकल्प होगा। रामाफोसा ने जोर देकर कहा कि जल को मानवाधिकार के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए और इसे किसी भी समुदाय, महिला या बच्चों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम एकजुट होकर काम करें तो जल केवल जीवन का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक बदलाव, नवाचार और शांति का माध्यम भी बन सकता है। ये हम बात करें चीन की। चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिकी जहाज को खदेड़ने का दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप दक्षिण चीन सागर में 2 युद्धपोत तैनात किए हैं। इसी जल क्षेत्र में 2 दिन पहले फिलीपीन छोटे जहाज को खदेड़ने के क्रम में चीनी नौसेना व तटरक्षक बल के जहाज आपस में टकरा गए थे। अमेरिका ने बुधवार को दक्षिण चीन सागर के विवादित तटवर्ती क्षेत्र में 2 युद्धपोत तैनात किए। चीन व फिलीपीन दोनों ही दक्षिण चीन सागर में स्कार्बोरो शोल और अन्य भारी क्षेत्रों पर अपना दावा करते हैं। वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई व ताइवान भी इस विवादित जल क्षेत्र में अपने अपने दावे करते हैं। विध्वंसक युद्धपोतों की तैनाती को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने स्कार्बोरो शोल से लगभग 30 समुद्री मील की दूरी पर USS हिंगीस और USS सिनसिनाटी को तैनात किया है। चीनी सेना की दक्षिणी थिएटर कमान ने एक बयान में कहा कि USS हिंगीस बुधवार को चीनी सरकार की मंजूरी के बिना समुद्र में घुस आया था। अमेरिका के इस कदम ने चीन की संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन किया और दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर किया। चीनी नौसेना और तटरक्षक बल के 2 जहाज सोमवार को स्कार्बोरो से लगभग 10.5 समुद्री मील दूर एक छोटे फिलीपीनी जहाज BRP सलुआन को रोकने और भगाने का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस घटना का वीडियो आने के बाद कई पश्चिमी एशियाई देशों में चिंता पैदा हो गई थी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने बुधवार को एक खतरनाक घटना पर चिंता व्यक्त की थी। यह टक्कर वेस्ट जल क्षेत्र में हुई थी, जो एक प्रमुख वैश्विक व्यापार मार्ग है।